हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पाचन एवं अवशोषण से संबंधित अथवा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि भूख क्या है अथवा क्षुधा किसे कहते हैं। तो पेट में खालीपन, पीड़ा और शारीरिक दुर्बलता के अनुभव को ही भूख या क्षुधा कहा जाता है। आपको बता दें कि जब पेट में खालीपन का अनुभव होता है और पीड़ा होती है और शरीर में कमजोरी अथवा दुर्बलता का अनुभव होता है, उसे ही भूख कहा जाता है अथवा क्षुधा कहते हैं। तो इस भूख का आभास हमें कैसे होता है, अर्थात हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है। तो भूख का आभास आमाशय की दीवार में स्थित आंतरग्राहियों अथवा इंट्रोसेप्टर्स के द्वारा होता है। तो आमाशय की दीवार में इंट्रोसेप्टर्स या अंतर्ग्राही पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। भूख का केंद्रक अथवा क्षुधा का केंद्रक मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होता है। इसके दो भाग होते हैं, फीडिंग सेंटर और सैटिटी सेंटर। तो आपको बता दें कि ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है, जल्दी से बता देते हैं। जब रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता कम हो जाती है, अर्थात ग्लूकोज का सांद्रण कम होता है, तो जो फीडिंग सेंटर है यानी पहला वाला है, ये उत्तेजित होता है और अंतर्ग्राहियों से भी खाली आमाशय की जो सूचनाएं होती हैं वो हाइपोथैलेमस के फीडिंग सेंटर को जाती रहती हैं। यानी अंतर्ग्राही जो आमाशय की दीवार में होते हैं, इनसे सूचनाएं हाइपोथैलेमस के फीडिंग सेंटर में पहुंचती हैं और इससे उद्दीपन जा करके आमाशय की पेशियों को उत्तेजित करता है। तो यहाँ से उद्दीपन जाता है और आमाशय की पेशियों को उत्तेजित कर देता है और आमाशय की दीवार में क्या होता है कि क्रमांकुचन होने लगता है। यानी जैसे उत्तेजित होते हैं तो आमाशय की दीवार में क्रमांकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे भूख का एहसास होने लगता है। अब जब आप खाना खा लेते हैं, यानी खाना खाने के बाद क्या होता है कि रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का स्तर बढ़ा, जिससे परितृप्त केंद्र यानी सैटिटी सेंटर उत्तेजित होता है ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से और तृप्ति महसूस होती है। कभी कभी क्या होता है कि भूख से प्रभावित आमाशय की दीवारों में क्रमांकुचन इतना अधिक होता है कि आमाशय में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही भूख की पीड़ा या हंगर पैंग या क्षुधा पीड़ा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्षुधा या भूख या हंगर क्या होती है इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और ये कैसे हमें महसूस होती है या कैसे लगती है इसके बारे में जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आपको बता दें कि मनुष्य के आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी एक मनुष्य के आमाशय में लगभग में 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं और इनसे जठर रस स्रावित होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य में स्रावित जठर रस की मात्रा 2 से 3 लीटर प्रतिदिन होती है। यानी एक दिन में मनुष्य से जठर रस 2 से 3 लीटर तक निकलता है। यह अम्लीय होता है। यानी जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है और जठर रस का पीएच मान 1.2 से लेकर के 1.8 तक रहता है या इस पर कार्य करता है ये। अगला पॉइंट है, जठर रस में HCl की मात्रा 0.4 से लेकर के 0.5% तक होती है। यानी जठर रस में HCl अम्ल या कह लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा 0.4 से लेकर के 0.5% तक होती है। अब अगला है पीलिया या अंग्रेजी में जिसको जॉइंडिस कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। पित्त वाहिनियों में पित्त का मार्ग बंद हो जाने पर, यानी जहां पर पित्त वाहिनियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं, इनका जब मार्ग बंद हो जाता है तो बंद हो जाने पर यकृत कोशिकाएं बिलिरुबिन नामक पीले रंग के वर्णक को रुधिर से अलग नहीं कर पाती हैं। तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, ये बिलिरुबिन नामक जो पीले रंग का वर्णक होता है उसको रुधिर से अलग नहीं कर पाती हैं। अतः होता क्या है कि यह वर्णक पूरे शरीर में फैल जाता है या फैलता रहता है। इसी रोग को क्या कहा जाता है कि पीलिया कहा जाता है और इससे त्वचा व आंखें पीली हो जाती हैं। इसी को ज्वाइंडिस कहते हैं या हिंदी में कहा जाए तो पीलिया कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पित्त वाहिनियां जो होती हैं, इनमें पित्त का मार्ग बंद हो जाने पर ये सारा कार्य होता है।
यानी पित्त का मार्ग जब बंद हो जाता है तो यकृत कोशिकाएं बिलिरुबिन नामक पीले रंग का जो वर्णक होता है इसको अलग नहीं कर पाती हैं रुधिर से, रुधिर में ही रहता है और जब रुधिर में ही रहेगा तो पूरे शरीर में फैलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपके शरीर का रंग पीला हो जाएगा, जिसे ही पीलिया कहा जाता है। इसकी प्रमुख पहचान क्या होगी कि आपकी त्वचा व आंखें पीली हो जाएंगी, आपको पता चलेगा कि आपको पीलिया हो गई है। अगला पॉइंट है आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंतरिक रस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आंतरिक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रस होता है यानी आंत्र की ग्रंथियों के द्वारा जो रस स्रावित होता है उसे सकस एंटेरिकस भी कहा जाता है और इसका पीएच मान 8.3 होता है। अगला एक पॉइंट और आपको बता दूं अच्छा सा कि प्रतिदिन लगभग 1 लीटर आंतरिक रस का स्राव होता है, यानी एक मनुष्य में एक दिन में लगभग 1 लीटर आंतरिक रस का स्राव किया जाता है या स्राव होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको अवशोषण या एब्जॉर्प्शन के बारे में दे देते हैं। तो सभी खाद्य पदार्थों के पाचन के अंतिम उत्पाद आंत्र की अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली में, आंत्र में जो अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जो सभी खाद्य पदार्थ होते हैं इससे विसरित होकर के रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया जो होती है इसी को अवशोषण कहा जाता है या एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अवशोषण प्रमुख रूप से आंत्र में होता है, यानी कहाँ होगा, प्रमुख रूप से आंतों में होगा। तो जो सभी खाद्य पदार्थ होते हैं इनके पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है कहाँ, आंत्र की अर्धपारगम्य म्यूकस झिल्ली में। यहाँ से ये विसरित हो जाते हैं और विसरित होकर के क्या होते हैं कि रुधिर एवं लसिका कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो इसी क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण प्रमुख रूप से आंत्र में होता है। मनुष्य दिन भर में 8 से 9 लीटर तरल, यानी पूरे एक दिन में 8 से 9 लीटर तरल और 1.5 लीटर पोषक पदार्थ तथा 7.5 लीटर लवण एवं विटामिन का अवशोषण करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य दिन भर में 8 से 9 लीटर तरल और 1.5 लीटर पोषक पदार्थ तथा 7.5 लीटर जल, लवण व विटामिन का अवशोषण कर लेते हैं। अब आपको बता दें कि अपर्याप्त पोषण से कौन कौन से रोग आपको हो सकते हैं, अर्थात आहार में एक अथवा अधिक पोषक तत्व की कमी होने पर कुपोषण का कारण हो जाता है, यानी कुपोषण हो जाता है। तो कुपोषण में कौन कौन से, जैसे क्वांगसर कोर ले लिया जाए तो क्वांगसर कोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वांगसर कोर हो जाता है। प्रोटीन की कमी होने पर बच्चे की वृद्धि सामान्य गति से नहीं होती, यानी वो बढ़ता नहीं है और भूख भी उसको कम लगती है। अक्सर अतिसार की शिकायत भी रहती है, यानी प्रोटीन की कमी होगी तो भूख कम लगेगी, वृद्धि नहीं होगी और अतिसार की शिकायत होगी, इतनी सारी चीजें। और क्या होगा, शरीर सूजकर फूल जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, बच्चा क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहता है। और ऐसे बच्चे खेलने के बजाय हर क्षण रोते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी, इतनी सारी कमजोरियां हो जाएंगी तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, यानी ऐसे बच्चे खेलने के बजाय हर क्षण रोते रहेंगे। बाल सूखे तथा चमक रहित हो जाएंगे, यानी जो चमक होगी उनकी चली जाएगी। और त्वचा पीली, शुष्क और कांतिहीन हो जाएगी, कांतिवान नहीं कांतिहीन हो जाती है। त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और त्वचा फट जाती है। तो इसी स्थिति को क्वांगसर कोर कहा जाता है, जो प्रोटीन की कमी से होता है। और दूसरे रोग की बात करें तो सूखा रोग या अंग्रेजी में से मेरेस्मस कहा जाता है। तो यह रोग भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। यानी वो कैसे होता था, क्वांगसर कोर केवल प्रोटीन की कमी से होता था, लेकिन जो मेरेस्मस रोग है या सूखा रोग है, यह रोग भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। और कम खाने से शरीर को कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जब आप खाना कम खाएंगे तो ऊर्जा कम प्राप्त होगी। यह रोग क्वांगसर कोर से भिन्न है, यानी बिल्कुल उससे क्या होता है कि अलग होता है, क्योंकि इस रोग में शरीर सूजकर फूलने के बजाय सूख कर छोटा हो जाता है। क्वांगसर कोर में क्या था कि शरीर सूजकर फूल जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि फूलता नहीं है, सूख जाता है और छोटा हो जाता है। चेहरा दुर्बल तथा आंखें कांतिहीन व धसी सी हो जाती हैं। चेहरा कैसा होगा, दुर्बल हो जाएगा, पतला हो जाएगा सब सूखेगा तो, और आंखें कांतिहीन हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी और धसी, अंदर की ओर धस जाएंगी चेहरे में। शरीर क्षीण व दुबला पतला दिखाई देगा। शरीर जो होगा क्या, बिल्कुल कमजोर सा, दुबला पतला सा दिखाई देगा और त्वचा पर झुर्रियां भी पड़ जाती हैं।
जैसे बूढ़े लोगों को हो जाती हैं वैसे ही। और इसका मुख्य कारण बहुत कम समय के लिए माता का दूध मिलना। एक कारण ये भी होता है कि बहुत कम समय यदि माता का दूध बच्चे को मिलता है तब भी मैरस्मस या सूखा रोग हो जाता है। यदि पाचन तंत्र के विकारों की बात की जाए या अनियमितताओं की बात की जाए तो इसमें उल्टी है या वमन है, अपच है, कब्ज है, पीलिया है। पीलिया के बारे में आपको बता ही दिया है, जॉइंटिस के बारे में बता ही दिया है, उल्टी, अपच और कब्ज के बारे में बता देते हैं। तो उल्टी या वमन में या आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया होती है। यानी जो आमाशय में संग्रहित पदार्थ होते हैं, जो इकट्ठा पदार्थ होते हैं, जो कुछ हम खाए पिए रहते हैं, वो मुख से बाहर निकलने की क्रिया को ही उल्टी या वमन कहा जाता है। तो यह प्रतिवर्ती क्रिया मेड्यूला में स्थित वमन केंद्र द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी हमारे मस्तिष्क में जो मेड्यूला भाग होता है उसमें स्थित जो वमन केंद्र होता है वहां से नियंत्रित की जाती है। और कई बार उल्टी आने से पहले बेचैनियां भी होने लगती हैं। तो ये हो जाएगा उल्टी या वमन। अब दूसरा है अपच। तो अपच में क्या होता है कि भोजन पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है, यानी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है और पेट भरा भरा सा लगता है, लगेगा कि पेट भरा हुआ है। यह विकर श्रावण में कमी अथवा एंजाइम के श्रावण में कमी होने पर व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता तथा अत्यंत मसाले युक्त व खट्टा भोजन करने से अपच होती है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इसमें होगा पाचन सही से नहीं होगा, पेट भरा सा लगेगा और विकर श्रवण में कमी आएगी, व्यग्रता होगी, खाद्य विषाक्तता के कारण होगा, अति भोजन करने से हो सकता है, अत्यंत मसाले युक्त व खट्टा भोजन करने से भी अपच हो जाती है। फिर है कब्ज। तो कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है, यानी आपको जो मलाशय से मल नहीं निकलता है सही से तो कब्ज होता है। आंत द्वारा सारे जल का अवशोषण होने से मल अत्यंत कठोर हो जाता है और आंतें क्या कार्य करती हैं कि सारे जल का अवशोषण कर लेती हैं, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो कठोर हो जाता है। आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है और कठोर होने से क्या होगा कि उसकी गतिशीलता अनियमित हो जाएगी, अर्थात वो आगे की ओर खिसक नहीं पाएगा क्योंकि वो हो गया है सूखा, जिसकी वजह से आपको हो जाएगा कब्ज। तो अगली परिभाषा बताते हैं स्वांगीकरण की कि स्वांगीकरण क्या होता है। तो एमिनो अम्ल, ग्लूकोज एवं वसा कण रुधिर द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार वितरित किए जाते हैं। यानी ये सारी चीजें रुधिर के माध्यम से शरीर में वितरित की जाती हैं। एमिनो अम्ल कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और कोशिकाएं क्या करती हैं कि इन्हीं अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोग करती हैं, जिससे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती रहती है। अब आपके शरीर में जहां पर टूटी फूटी कोशिकाएं होंगी, टूटे फूटे ऊतक होंगे, उनकी मरम्मत इनके द्वारा होती रहती है। तो नया जीवद्रव्य बनता है और शरीर की विभिन्न कायिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए एंजाइम्स का निर्माण होता है। एमिनो अम्लों की आवश्यकता से अधिक मात्रा यकृत कोशिकाओं के अंदर वसा तथा अमोनिया में बदल दी जाती है। यही यकृत कोशिकाएं स्वतंत्र हुई अमोनिया को तुरंत यूरिया में बदल देती हैं। यही यूरिया जो होती है मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विभिन्न जैविक क्रियाओं की पूर्ति के लिए जो ऊर्जा मिलती है, या ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु जो प्राप्त होते हैं, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत कोशिकाओं द्वारा संचित कर लिया जाता है। इसी क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है कि ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदला जाता है। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।